इंटरमीडिएट बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब आज हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। लाइकेन्स और माइकोराइजा दोनों जो हैं ये म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होता है। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो उन्हीं में लाइकेन और माइकोराइजा है। अगर लाइकेन को देखें तो लाइकेन में जो दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं उनमें से एक होता है एल्गी और दूसरा कंपोनेंट होता है फंजाई। ये दोनों एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं और इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म। इसमें एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, क्योंकि एल्गी जो है वो प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएगा, अपने लिए भी बनाएगा और साथ में फंजाई के लिए भी बनाएगा। और फंजाई जो होता है वो वाटर होल्ड करता है। इसके अलावा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट को देता है, या फिर उसके जितने भी नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं वो प्लांट को देता है। तो फंजाई क्या कर रहा है, वो प्लांट को अपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। साथ में एल्गी क्या कर रहा है, वो फूड बना के उसको फूड दे रहा है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि एल्गी वाला जो कंपोनेंट है उसको हम लोग फाइकोबायोंट भी कहते हैं। फाइकोबायोंट। फाइकोबायोंट आपको याद रखने के लिए पी से फाइको और पी से प्लांट भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया फाइकोबायोंट। और दूसरा जो फंजाई वाला कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायोंट। माइकोबायोंट। लाइकेन्स एन यूनिक एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। लाइकेन्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप किसके बीच का है, एल्गी और फंजाई के बीच का है। इन दीज प्लांट्स एल्गी, एल्गी का यानी कि जो कंपोनेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, फाइकोबायोंट। एंड फंजाई, फंजाई के कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, माइकोबायोंट। लिव टुगेदर, इसमें एल्गी और फंजाई दोनों साथ में रहते हैं इन सच अ वे दैट दे अपीयर एज वन ऑर्गेनिज्म। और इस तरीके से साथ रहते हैं कि दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म लगते हैं, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, लाइकेन्स नाम देते हैं। इन लाइकेन्स द न्यूट्रिशन इज एल्गी लाइक। जो इसमें न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, एल्गी लाइक होता है। जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, एल्गी कर रहा है, तो न्यूट्रिशन भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, तो न्यूट्रिशन होता है एल्गी लाइक। लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन किसकी जैसे होता है, फंजाई की जैसे होता है। तो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, इसीलिए इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म। द एल्गल पार्टनर सिंथेसाइज फूड बाय इट्स फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। जो एल्गल पार्टनर होता है वो क्या करता है, अपनी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी से क्या बनाता है, फूड बनाता है फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए भी, एंड फॉर एल्गल पार्टनर, फंगल पार्टनर, और फंजाई के लिए भी फूड बना रहा होता है। वेयर एज द फंगल पार्टनर परफॉर्म द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जबकि फंगल पार्टनर क्या करता है, इसका पहला काम देखिए, ये रिप्रोडक्शन करता है। द मैसेज ऑफ फंगल माइसीलिया सपोर्ट द एल्गी एंड ऑल्सो होल्ड रेन वाटर। दूसरा काम ये क्या कर रहा है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है एल्गी को। उसके अलावा क्या कर रहा है, वो रेन वाटर को होल्ड करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ फंगल पार्टनर ऑल्सो कंट्रीब्यूट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट, अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लांट के साथ। इसके अलावा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रेस्पिरेटरी वाली उसको भी वो किसे दे रहा है, प्लांट को दे रहा है। तो ये सारे बेनिफिट फंगस किसको दे रहा है, प्लांट को दे रहा है। और प्लांट उसे क्या बेनिफिट दे रहा है कि फोटोसिंथेसिस करके उसको फूड प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, म्यूचुअलिज्म। और जब किसी एल्गी फंजाई के बीच में रिलेशन होता है तो उसे बोलते हैं लाइकेन। अब दूसरा यहाँ पे रिलेशन देखते हैं माइकोराइजा वाला। माइकोराइजा भी जो है वो एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। इसमें क्या क्या रहते हैं, इसमें एक कंपोनेंट होता है फंजाई और दूसरा कंपोनेंट होता है हायर प्लांट। वहाँ पे लोअर प्लांट है, लोअर प्लांट यानी कि एल्गी, यहाँ पे कौन है, हायर प्लांट। तो इसमें फंजाई और हायर प्लांट रहते हैं, और ऐसे एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजर एसोसिएशन बोलते हैं। माइकोराइजा इज अ फंगल एसोसिएशन विद रूट ऑफ हायर प्लांट। रहते कहाँ पे हैं, ये हायर प्लांट्स की रूट में, और रिलेशन जो बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। अब माइकोराइजा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टोफाइटिक माइकोराइजा और दूसरा होता है एंडोफाइटिक माइकोराइजा। एक्टोफाइटिक माइकोराइजा क्या होता है, जब ये रूट की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे एक्टोफाइटिक माइकोराइजा। एक्टो मतलब आउटर, जब रूट की बाहर की सरफेस पे प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एक्टोफाइटिक माइकोराइजा। एंडो मतलब क्या होता है, इनर, जब रूट की अंदर वाली सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। अंदर वाली सरफेस मतलब क्या, कि अंदर कॉर्टेक्स रीजन भी हो सकता है, कॉर्टेक्स रीजन, या फिर एपीब्लेमा पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एपीब्लेमा। जब यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तब वो क्या कहलाएंगे, एंडोफाइटिक माइकोराइजा। अब एपीब्लेमा क्या होता है, एपीब्लेमा होता है ये सब्सटीट्यूट, या ये क्या करता है, एपिडर्मिस जो होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, रूट की सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस, उसको रिप्लेस करके जो लेयर आती है उसे बोलते हैं एपीब्लेमा। अब ये जो एपीब्लेमा होता है ना, ये रूट को एक्सट्रीम कंडीशंस में बचाता है।
और एपिब्लेमा केवल कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में रूट को बचाने का काम करता है। तो कॉर्टेक्स रीजन और अगर एपिब्लेमा में प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, एंडोफाइटिक माइकोराइजा। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, एक्टोफाइटिक माइकोराइजा किसे कहते हैं, द फंगल माइसीलिया अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ रूट। जो फंगल माइसीलिया है अगर रूट की सरफेस पर होती है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्टोफाइटिक बोलेंगे। एज इन केस ऑफ पाइनस रूटलेट्स, जैसे कि पाइनस की रूटलेट्स में होगी और ओक रूट या फिर ओक की रूट में होगी, उसे क्या बोलेंगे, एक्टोफाइटिक माइकोराइजा। एंडोफाइटिक क्या होती है, व्हेन दे अकर्स इनसाइड द रूट, रूट के अंदर होगी, कहाँ कहाँ पे, कॉर्टेक्स रीजन पे, एपिब्लेमा पे हो सकती है, तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोफाइटिक माइकोराइजा। जैसे कि एरिकेसी फैमिली होती है, उसमें जितने भी प्लांट्स आते हैं उनमें से कुछ प्लांट्स की रूट में ये प्रेजेंट होता है। एरिकेसी में जैसे प्लांट आता है आपका ब्लूबेरी का, ब्लूबेरी, तो इसकी रूट पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फंगल एसोसिएशन यानी कि माइकोराइजा आपको देखने को मिलेंगे। इन माइकोराइजल एसोसिएशन फंगल माइसीलिया डेराइव्ड न्यूट्रिशन। अब दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट क्या होता है, तो माइकोराइजल एसोसिएशन में जो फंगस होती है वो न्यूट्रिशन लेती है, किससे, होस्ट से। होस्ट मतलब जिसके साथ वो रह रही है, तो यहाँ पे होस्ट क्या है, हायर प्लांट्स, होस्ट आर हायर प्लांट्स, ठीक। तो ये हायर प्लांट से क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन, क्योंकि प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएंगे, तो न्यूट्रिशन भी कहाँ से मिलेगा, हायर प्लांट से मिलेगा। एंड द हाइफी सब्स्टिट्यूट द रूट हेयर ऑफ द होस्ट, thus helping in efficient absorption of moisture and minerals from humid atmosphere और upper moist substratum soil। अब इसका मतलब क्या है, जो हाइफी होता है वो क्या काम कर रहा होता है, वो प्लांट को क्या बेनिफिट दे रहा होता है। तो जैसे मानिए कि कोई हायर प्लांट है, उसकी रूट है ऐसे, अब इस रूट के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। तो अब रूट हेयर का काम क्या होता है, रूट हेयर का काम होता है कि एब्जॉर्प्शन करना। रूट हेयर का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना। किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन करना, मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, ये किसका काम होता है, रूट हेयर का काम होता है। लेकिन जो यहाँ पे हाइफी होता है ना, फंगस का हाइफी, जैसे फंगस है तो उसमें जो ऐसे ये लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हाइफी। तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, वो ऐसे चारों तरफ इस पे लपेट के, और ये ऊपर सॉइल होगी क्योंकि रूट तो सॉइल के नीचे होती है ना, तो ये जो हाइफी है ना, ये ऐसे कहाँ चले जाते हैं, सॉइल की सरफेस तक, मतलब अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पहली बात तो ये ऊपर भी जाते हैं और नीचे और गहराई तक भी जा सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, किसका, मॉइस्चर का, मिनरल्स का, और इफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं। रूट एयर जितना कर पा रही है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर है प्लांट के लिए वो ह्यूमिड बना रहेगा, और अपर मॉइस्ट सबस्ट्रेटम ऑफ सॉइल, सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वहाँ से भी एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये जो माइसीलियम होते हैं ये सबसे अपर लेयर तक भी पहुँच जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, ऐसा रिलेशन कहलाता है म्यूचुअलिज्म। अगर म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल आता है तो उसमें आप लाइकेन्स और माइकोराइजा के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, व्हाट इज को डोमिनेंस। को डोमिनेंस क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। को का मतलब क्या होता है, साथ में। डोमिनेंस जो खुद को एक्सप्रेस कर सके, दो ऐसे कैरेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ हैं और दोनों ही एक दूसरे को, मतलब दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इंडिपेंडेंटली, तो उसे हम क्या बोलेंगे, को डोमिनेंस बोलेंगे। इन दिस फेनोमेनन बोथ एलिलिक जीन्स ऑफ जेनेटिक ट्रेट आर इक्वली एक्सप्रेसिव। दोनों ही जो जीन्स हैं वो इक्वली एक्सप्रेसिव है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ब्राउन कलर है और यहाँ पे व्हाइट कलर है, जब दोनों का क्रॉस कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि ब्राउन या व्हाइट में से कोई एक आएगा या ब्राउन और व्हाइट मिलके कुछ और अलग कलर बन जाएगा, नहीं। यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म में दो कलर होंगे तो उसमें ब्राउन कलर भी साफ साफ दिखेगा और व्हाइट कलर भी दिखेगा, तो इसको बोलते हैं को डोमिनेंस। ओके, तो यहाँ पे जो दोनों ट्रेट होती हैं दोनों इक्वली एक्सप्रेसिव होती है, दैट इज देयर इज कंप्लीट लैक ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या होता है कि कोई जो एक कैरेक्टर जो अपना इफेक्ट ज्यादा दिखा सकता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, सिर्फ वही दिखता है। लेकिन को डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ पे दो ट्रेट हैं तो दोनों ट्रेट एक दूसरे को, दोनों ट्रेट अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगी। द एलिस विच डू नॉट शो डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप, ऐसे एलिस जो कि डोमिनेंस और रिसेसिव वाले रिलेशनशिप को नहीं शो करते हैं और जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में एबल होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, को डोमिनेंट बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप और सिकल सेल एनीमिया। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, आपको पता है ह्यूमन की आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी होता है। लेकिन अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों एंटीजन, एक एंटीजन ए वाला और दूसरा एंटीजन बी वाला, दोनों ने खुद को साथ में एक्सप्रेस किया ना, तो इसको क्या हो गया, को डोमिनेंस। ऐसा नहीं है कि ए ही केवल प्रेजेंट है या फिर बी ही केवल प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं है, या फिर ए और बी मिलकर कुछ नया बन गया, नहीं। यहाँ पे ए भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, बी भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी बोथ द एलिज ऑफ ए एंड बी ब्लड ग्रुप्स कम टुगेदर। ह्यूमन में क्या होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उसमें ए वाला भी एलिल होता है और बी वाला भी होता है। दीज आर कोडोमिनेंट,
ये जो होते हैं खुद को साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोडोमिनेंट है। इन केस ऑफ AB ब्लड ग्रुप द आरबीसीज कंटेन एंटीजन ऑफ द बोथ ब्लड ग्रुप। अब AB ब्लड ग्रुप के उसमें क्या होता है केस में कि आरबीसी जो होती है उसके पास दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ब्लड ग्रुप ए का भी एंटीजन उसके पास है, ब्लड ग्रुप बी का भी एंटीजन उसके पास है। इंडिकेट्स दैट द बोथ एलील्स आर एक्सप्रेसिंग देयर इफेक्ट सो कॉल्ड एस कोडोमिनेंट, दोनों एक दूसरे को साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है एमएन ब्लड ग्रुप। जैसे अभी मैंने आपको AB ब्लड ग्रुप बताया, बिल्कुल वैसे ही एमएन ब्लड ग्रुप है। ये भी आरबीसी की सरफेस पे होते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे M लगा हुआ है तो केवल M ब्लड ग्रुप होगा, अगर N लगा हुआ है तो केवल N ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन अगर यहाँ पे M और N दोनों ही लगे हुए हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, MN, ठीक है। जैसे AB में होता है ना वैसे ही होगा। तो यहाँ पे अगर केवल M पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, N होगा। अगर केवल अगर यहाँ पे केवल M पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, M होगा। अगर यहाँ पे N पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, N होगा। लेकिन अगर दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, MN ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि एक हीमोग्लोबिन चेन होती है जो नॉर्मल होती है, दूसरा हीमोग्लोबिन होता है जो सिकल सेल्ड होता है। नॉर्मल को हम HbA से रिप्रेजेंट करते हैं, सिकल सेल को हम HbS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ह्यूमन जिसको भी सिकल सेल एनीमिया होता है उसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल्ड हीमोग्लोबिन दोनों जीन प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों साथ में ही खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल है। ये जब हम म्यूटेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसमें एक नाइट्रोजनस बेस पेयर में चेंज हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से आरबीसी जो होती है वो सिकल शेप की हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ये हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि सिकल सेल एनीमिया में दोनों हीमोग्लोबिन, नॉर्मल वाले का भी सिकल सेल वाले का भी, दोनों एक ही पेशेंट के अंदर है, तो ये भी क्या है, कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर C, ड्रॉ ओनली लेबल्ड डायग्राम ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है सबसे पहले तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक स्ट्रैंड ये वाला है और दूसरा स्ट्रैंड आपको ये दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट, अब डीएनए के जो दोनों हेलिक्स होते हैं इसमें दोनों हेलिक्स की पोलैरिटी अलग अलग होती है। तो जैसे ये एक हेलिक्स है, इसकी पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम, और इसके दूसरे साइड की जो पोलैरिटी होगी वो होगी 3 प्राइम। बिल्कुल ऐसे ही 5 प्राइम के सामने क्या होगा, 3 प्राइम होगा, और 3 प्राइम के सामने क्या होगा, 5 प्राइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग हेलिक्स प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे दोनों जो स्ट्रैंड है उनकी पोलैरिटी भी अलग अलग होगी। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों जो हेलिक्स हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ए और टी, सी और जी, ये क्या है, ये है नाइट्रोजिनस बेसिस, दीज आर नाइट्रोजिनस बेसिस। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं कितने होते हैं, एडनिन, अगर डीएनए है तो उसमें थाइमिन होगा, ग्वानिन और साइटोसिन। एडनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये जो बॉन्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए डीएनए के दोनों हेलिक्स के बीच का ये जो स्पेस है, ये स्पेस कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप बेस पेयर गिने, 10 बेस पेयर, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये टोटल 10 बेस पेयर है। यहाँ अगर मैं इसको स्टार्टिंग से लूँ और स्टार्टिंग से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे, तो ये कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर। तो 10 बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर आप इसे नैनोमीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 3.4 नैनोमीटर, ठीक। अब दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की, जैसे एक ये नाइट्रोजनस बेस दूसरा ये नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, अगर आप एंगस्ट्रॉम में लिख रहे हैं तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में लिख रहे हैं तो 0.34 नैनोमीटर, ओके। और यहाँ पे ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस ये इमेजिनरी होती है, सेंट्रल एक्सिस, ठीक। ये जो बड़ा सा आप ग्रुप देख रहे हैं ये, इसे बोलते हैं मेजर ग्रुप। जो ग्रुप बड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेजर ग्रुप। और ये वाला, ये छोटा सा ग्रुप है, इसको बोलेंगे माइनर ग्रुप, दिस इज माइनर ग्रुप। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसक्रिप्शन, डिस्क्राइब इट। ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें आपको मैंने पहले वीडियो में ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बताया है, दूसरे वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड थर्ड वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट आपको पूरा डिटेल में बताया